युद्ध जिस तरह की विभीषिका लेकर के आता है, वो जिस तरह से जिंदगियों को प्रभावित करता है, तो वहाँ सिर्फ मरने वाले सैनिक संख्या नहीं होते, बल्कि उनके साथ उनकी अपनी जिंदगी और कई और जिंदगियां जुड़ी होती हैं। ईरान जिस तरह के युद्धों से गुजरा, जिस तरह के जज्बात वहां के बच्चों में थे, और ऐसी तमाम बातों को एक पूरे देश की कहा जाए तो ऐतिहासिक यात्रा जो है, उसको 25 वर्षों के इतिहास को नासिरा जी अपने इन रिपोर्टाज में दर्ज करती हैं। नमस्कार, मैं हूं अवधेश और नई धारा समीक्षा के इस अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जिस पुस्तक की चर्चा कर रहा हूं, ये है नासिरा शर्मा की पुस्तक जहां फव्वारे लहू रोते हैं। नासिरा शर्मा हिंदी की वरिष्ठ कथाकार हैं और अपने दृढ़ लेखन के लिए लंबे समय से हिंदी साहित्य पढ़ने वाले लोगों और हिंदी कहानी और कथा की दुनिया में जिनकी दिलचस्पी है, उनके बीच बहुत समादृत रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ नासिरा जी का जो महत्वपूर्ण काम है, वो कथा के अलावा भी है, और वो है ईरान के बारे में लिखी गई उनकी जो रिपोर्टिंग है, जो रिपोर्टाज है। नासिरा जी फारसी भाषा की विद्यार्थी थीं और इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जेएनयू वगैरह में पढ़ाई करने के बाद ईरान की उनकी जो यात्राएं रही, तो और उस समय का जो ईरान का माहौल था, उसने एक साहित्य और संस्कृति के बारे में दिलचस्पी रखने वाली विद्यार्थी को न सिर्फ साहित्य और संस्कृति बल्कि उससे आगे बढ़ करके जो राजनीतिक दुनिया थी, जो ईरान में एक नई तरह की क्रांति हो रही थी, उसके बारे में भी रिपोर्टिंग करने के लिए मजबूर किया। नासिरा जी एक विद्यार्थी के तौर पर पहली बार एक समूह के साथ ईरान जाती हैं और उसके बाद की करीब 25 यात्राओं का विवरण इस किताब में मौजूद है। ये 25 यात्राएं करीब 25 सालों में फैली हुई हैं। इस दौरान ईरान के हालात पर वे कुछ फिल्में भी बनाती हैं और वो फिल्में, जाहिर सी बात है कि जो ईरान का कट्टरपंथी समुदाय है उसे पसंद नहीं आती हैं, और इस तरह से वे फिल्में ईरान में प्रदर्शित की जाती हैं कि इसको बनाने वाली जो महिला हैं उनको आप पहचान लीजिए, और बाकायदा वो दर्ज करती हैं इस पुस्तक में कि इसके चलते वहां जाना उनका सुरक्षित नहीं रह गया था। तो इस तरह से ईरान पर रिपोर्टाज बंद होते हैं, लेकिन जो अनुभव है वो फिर अलग अलग रूपों में उनके साहित्य में अभिव्यक्त हुए। ईरान के साथ भारत का जो संबंध है, बहुत लंबे समय से, ये कहा जाए तो 11वीं 12वीं शताब्दी से, तो ईरान और भारत के बीच में काफी घनिष्ठ संबंध रहे आए हैं। सांस्कृतिक आदान प्रदान बहुत हुआ है, और यहाँ तक कि दो जो क्लासिक भाषाएं इस क्षेत्र की कही जाएं, तो संस्कृत और फारसी दोनों में काफी आपको उनके बीच का रिश्ता, जब दो भाषाओं को आप सुनेंगे तो उनके बीच का रिश्ता भी आपको समझ में आएगा। तो इस तरह से फारसी भाषा और ईरान के साथ जो एक सांस्कृतिक लगाव और जुड़ाव रहा है, उसके बारे में भी इस किताब में नासिरा जी दर्ज कर रही हैं। लेकिन इसके अलावा ईरान की जो छवि लोगों के दिमाग में थी पहले, या आज जिस तरह की छवि ईरान की बनती है, उसके विपरीत एक दूसरी छवि भी ईरान की थी बीच में, जिसे
नासिरा जी अपनी इस किताब में अपने इन रिपोर्टाज में दर्ज करती हैं। एक ऐसा वक़्त भी ईरान में रहा है, जहाँ पर स्त्री और पुरुष बराबरी के साथ बाज़ारों में घूमते थे और न सिर्फ़ पहनने की आज़ादी थी, बल्कि अपने विचारों को व्यक्त करने की आज़ादी थी और उसके लिए एक पूरी क्रांति घटित हुई ईरान में। धीरे-धीरे उस क्रांति का दूसरी तरफ जाना, उसमें विदेशी हस्तक्षेप और फिर एक तरह से समाज का वापस एक रूढ़िवादी ढर्रे पर लौटना। उसकी पूरी जो यात्रा है, उस यात्रा को नासिरा जी अपनी इस किताब में बारहा दर्ज करती चलती हैं। मैं इस पुस्तक से एक छोटा-सा अंश आपको पढ़ कर के सुनाता हूँ कि ईरानी क्रांति के दौर में किस तरह के जज़्बात वहाँ के बच्चों-बच्चों तक में समाये हुए थे। वो एक नए तरह के भविष्य का जो स्वप्न देख रहे थे, उस स्वप्न के बारे में जिस तरह से नासिरा जी दर्ज करती हैं, वो एक छोटा अंश मैं आपको सुनाता हूँ कि वे ईरानी जो खुमैनी के आने पर उनकी कार को कंधे पर उठाकर लाए थे, इस युद्ध से आहत हो उठे। उनका सपना बिखर गया। उन्होंने सोचा था कि बेहतर व्यापार और अच्छी ज़िंदगी गुज़ारेंगे, मगर हर चीज़ महँगी और बाज़ार से गायब नज़र आने लगी। मुझे वह रात याद आ रही थी जब शिराज विश्वविद्यालय में किशमिश का पुलाव ढेरों प्लेटों में डाल मेहमानों के आगे रखा गया था। थोड़ी देर बाद उनकी जूठी प्लेटों से आधे से ज़्यादा पुलाव कूड़ेदान में जिस बेदर्दी से डाला जा रहा था, उसे देखकर दिल घबरा गया। यही हाल खरीदारी का था। 1 किलो से कम कोई चीज़ खरीदना लज्जा की बात थी, कंजूसी की निशानी थी। उनका ख़्याल था कि आप न खाएँ मगर घर आए मेहमानों को तो खिलाएँ। उस देश में अब चीज़ें बाज़ार और दस्तरख़्वान से गायब हो रही थी। खरीदारी के लिए जेब में पैसे कम पड़ रहे थे। बच्चों पर शहीदों का सम्मान देख एक नशा-सा सवार हो रहा था। हर लड़का अपनी तुतली ज़ुबान में माँ से पूछता था कि अगर मैं शहीद हो गया, तो क्या तुम मेरी कब्र के सिरहाने फूल रखने आओगी? युद्ध के चढ़ते बुखार में जब हम अस्पताल फौजियों से मिलने गए, तो वहाँ भी मिला-जुला हाल था। कुछ सिपाही और अफ़सर प्लास्टर के बावजूद टीवी पर रणक्षेत्र देखने में खोए थे। कुछ इस तरह खामोश थे, जैसे बोलना ही भूल गए हों। उनकी पत्नियाँ उनके सिरहाने इतनी उदास और दुखी बैठी थीं कि उनसे हाल-चाल पूछते डर लगता था। जैसे उनके सामने खड़ा भविष्य उन्हें ताना दे रहा हो कि युद्ध विराम के बाद तुम्हारा लंगड़ा पति क्या कटी टांग या हाथ वापस ले सकता है? क्या तुम पहले की तरह खुश रह सकती हो? यह सारे सवाल सुने जाते मगर उनका जवाब एक होता कि देश के लिए लड़ रहे हैं और विजय चाहते हैं। विजय की मूर्ति आपने देखी है, जिसके हाथ-पैर कभी-कभी सर कटा होता है। मैं उनका हौसला देखकर चुप थी। इस हद तक कि ईरानियों की निष्ठा से मैं प्रभावित हुई कि मेरे मन मस्तिष्क में सृजन की अंकुर फूटने लगी। कुछ कहानियां सफेद पन्नों पर उभरी। तो इसमें 2-3 चीजें महत्वपूर्ण जो हैं, एक तो युद्ध जिस तरह की विभीषिका लेकर के आता है, वो जिस तरह से जिंदगियों को प्रभावित करता है, तो वहाँ सिर्फ मरने वाले सैनिक संख्या नहीं होते, बल्कि उनके साथ उनकी अपनी जिंदगी और कई और जिंदगियां जुड़ी होती हैं। तो ईरान जिस तरह के युद्धों से गुजरा, जिस तरह के जज्बात वहाँ के बच्चों में थे और ऐसी तमाम बातों को एक पूरे देश की कहा जाए तो ऐतिहासिक यात्रा जो है, उसको 25 वर्षों के इतिहास को नासिरा जी अपने इन रिपोर्टाज में दर्ज करती हैं और हम जानते हैं कि ईरान हमारे साथ हमारे देश के साथ उसके जिस तरह के सांस्कृतिक संबंध रहे हैं और आज भी जिस तरह के व्यापारिक संबंध हैं, तो एक महत्वपूर्ण देश है भारत के लिए और ईरान के उस पूरे दौर के इतिहास को और आज के भी जो संकट हैं, उसको समझना है अगर, तो नासिरा शर्मा जी की ये किताब बहुत महत्वपूर्ण है,
जहाँ फव्वारे लहू रोते हैं। इसे आप ज़रूर देख सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।